जी, रोबोट फाइल है क्या? अ रोबोट टेक्स्ट फाइल इज अ फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। कि ये वाली जो फाइल है, ये मैं बार बार बात करता हूँ ना क्राउलर्स की, कि भाई क्राउलर ने आना है आपकी वेबसाइट को देखना है, बल्कि इसको अगर हम यूँ कहना कि क्राउलर ने आना है और आपकी वेबसाइट को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद उसने उसको इंडेक्सिंग सर्वर पे लेकर जाना है, और उस इंडेक्सिंग सर्वर के ऊपर जिन कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं उन कीवर्ड्स वाली और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पर जाकर इसका मतलब है आपका कंपटीशन है उन वेबसाइट्स के साथ। तो इसका मतलब आपने अगर अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हुए हैं तो आप ऊपर आ जाएंगे, और जिसने अच्छे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए होंगे वो नीचे चले जाएंगे। ऐसे ही है ना? तो क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है हमें कि भाई उसने कैसे वेबसाइट के ऊपर आना है। रोबोट्स फाइल के अंदर बेसिकली हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बल्कि इंस्ट्रक्शन ही कुछ डायरेक्टिव्स दे रहे होते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि ये बताते हैं कि ये हमारी पूरी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे इतना सारा डाटा है, मगर इसमें से सिर्फ ये वाला डाटा है जिसको आपने स्कैन करना है। किसके लिए? रैंक करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हम उसे ये कहेंगे नहीं भाई सबको स्कैन कर दो, तो जब हम उसे सबको ही स्कैन करने के लिए कहेंगे तो जो स्पाइडर होता है, मैंने एक और टर्म इस्तेमाल कर दी, स्पाइडर इज आल्सो कॉल्ड क्राउलर। क्राउलर को ही स्पाइडर कहते हैं। बोट भी बोलते हैं, क्राउलर भी बोलते हैं, बोट भी बोलते हैं, स्पाइडर भी बोलते हैं, क्राउलर भी बोलते हैं। तो जो क्राउलर स्पाइडर जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो उसका एक ख़ास टाइम होता है। जैसे मैं कहूँ भी सुबह सुबह क्लासेस शुरू हो गई हैं कॉलेज में, प्रिंसिपल साहब राउंड पे निकले हैं। हाँ, अब कॉलेज में जो क्लासेस है ना वो कोई 40-50 क्लासेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बजे तो क्लासेस एंड हो जानी है। तो प्रिंसिपल साहब अगर घंटा किसी एक क्लासरूम में कर लेंगे तो राउंड तो नहीं होगा सही तरह, है ना? वो थोड़ा सा टाइम रखा होगा उन्होंने राउंड के लिए। सेम इसी तरह जो आपका स्पाइडर है या क्राउलर है, उसका भी टाइम बहुत कम होता है। सो अगर हम उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दें और इररेलेवेंट चीज़ें भी बता दें तो क्या होगा, उसका टाइम ही वेस्ट होगा, और हो सकता है कि वो आए वेबसाइट पर और अपना टाइम पूरा करे और निकल जाए, और असल में जिस चीज़ को स्कैन होना चाहिए था वो चीज़ स्कैन ही ना हो। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम बता देते हैं कि भाई इस वेबसाइट में स्कैनेबल है क्या, असल में क्या है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा डाटा भी है जो हेल्पिंग डाटा, जो सिर्फ हेल्प कर रहा है, मगर उसको रैंक करने में उसका कोई खास रोल नहीं है। सो रोबोट की फाइल में हम ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो अब मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि रोबोट फाइल होती क्या है। ठीक है, मैंने एक टिकटॉक भी बनाया हुआ है, 1 मिनट का होगा, वो भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको 1 मिनट में समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ रोबोट्स। मैंने साइट में आपका शेयर किया था ना, इसी तरह का इसका भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको इसका मीनिंग पता लग जाए। अ रोबोट टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पर इंडेक्स की फाइल पड़ी है वहीं पर ये वाली फाइल होगी। जहाँ पर इंडेक्स की फाइल पड़ी है वहीं पर। रूट का क्या मतलब है? जहाँ पर आपकी वेबसाइट है वहीं पर आपने इसको रख देना। साइट में भी यहीं पर है, साइट में आपको भी यहीं पर रखना है आपने। एंड गिव सर्च इंजन्स क्राउलर्स इंस्ट्रक्शंस एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स, कि भाई किस पेज को क्राउल करना है और इंडेक्स करना है। ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस रोबोट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। अब देखें ये HTML फाइल नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है, ये सिंपली टेक्स्ट फाइल है। So robot file is a plain text file that follows the robot's exclusion standards. Robot's exclusion standards. इसका क्या मतलब है कि भाई किन चीज़ों को शामिल नहीं करना। एक्सक्लूड करने का क्या मतलब होता है? निकाल देना। तो कहता है भाई किन चीज़ों को शामिल नहीं करना और किन चीज़ों को शामिल करना है। A robot text file consists of one or more rules. अब मैं ये कह रहा हूँ कुछ को शामिल करना है कुछ को नहीं करना, तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ रूल्स होंगे, हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे इस फाइल के अंदर जाके। ओके, ईच रूल ब्लॉक्स और अलाउ एक्सेस फॉर अ गिवन क्राउलर टू स्पेसिफिक फाइल। क्या कहता है? हर रूल अलाउ करेगा या डिस अलाउ करेगा। किसको करेगा? डिफरेंट क्राउलर्स को करेगा। अब डिफरेंट क्राउलर्स का क्या मतलब है कि भाई गूगल का क्राउलर अलग है, Amazon का क्राउलर अलग है, याहू का क्राउलर अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? सब क्राउलर को इन्फॉर्मेशन देंगे ना उसने। तो कहता है मुख्तलिफ क्राउलर्स को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। और ये जो रूल्स हैं, यही रूल्स लिखने के लिए हम रोबोट्स की फाइल बनाते हैं। आगे आ जाए। द रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज द रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल। कहता है भाई एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स को हम
रोबोट प्रोटोकॉल का नाम भी देते हैं। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? तरीकाकार। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है, ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा कहना भाई रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड के लिए हम कौन सी फाइल बनाते हैं, तो आपको फ़ौरन ज़हन में आ जाना चाहिए robots.txt फाइल बनाते हैं। आर सिंपली रोबोट फाइल, ठीक है। द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज हाउ टू इन्फॉर्म द वेब रोबोट अबाउट विच एरियाज ऑफ द वेबसाइट शुड नॉट बी प्रोसेस्ड और स्कैन। यही बताया मैंने आपको, यही बता रहे होते हैं कि भाई किसी से को स्कैन करना है और किसी से को स्कैन नहीं करना। अभी थोड़ी सी हम ग्राउंड बना रहे हैं कि रोबोट फाइल है क्या। अभी बनाने का तरीका अभी तक नहीं आया, अभी सब समझ रहे हैं कि रोबोट फाइल है क्या। एसईओ के लिए बहुत एक रिकमेंडेड फैक्टर है। आप एसईओ अगर किसी टूल से चेक करेंगे तो उसमें बताएगा कि इसकी रोबोट फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे चेक होती है। व्हाट हैपन्स इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माई वेबसाइट। अब हम क्या कह रहे थे कि वेबसाइट में दो स्टैंडर्ड्स लिख रहे हैं, अलाउ और डिसअलाउ, यही दो स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं ना। तो वो कहता है कि अगर गलती से आप अलाउ करने की बजाय डिसअलाउ कर बैठते हैं तो क्या नुकसान है आपका? भाई आपने गलती किया, उसको तो लग रहा है ना कि आपने खुद ही किया, तो उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर देना, ठीक है। आपने सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन क्योंकि रोबोट ब्लॉक की हुई है, तो रोबोट्स ब्लॉक की मतलब स्पाइडर ब्लॉक कर दिया आपने। आप स्पाइडर को मना कर रहे हैं कि भाई मेरी वेबसाइट पे अभी ना हो, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेंटेनेंस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को हमें खुद से चेक करना है। डू यू नीड अ रोबोट फाइल? अब इसका फैसला तो आपको करना चाहिए 2 सफ़े पढ़ने के बाद, है ना, कि भाई हमारी वेबसाइट की रोबोट फाइल होनी चाहिए। जी आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं यहाँ। वाई यूज अ रोबोट फाइल, ये भी हमें समझ लिया कि रोबोट फाइल क्यों बना रहे हैं। भाई एक फाइल है, उसके अंदर जब मैं पूरी फाइलें कैलकुलेट करता हूँ ना एक वेबसाइट के अंदर, तो पता लगता है भाई इसमें तो 1400 फाइल्स हैं या इसमें 2800 फाइलें हैं। मगर रैंक करने के लिए तो 2800 फाइलें नहीं है, बाकी तो सपोर्टिव फाइल्स हैं। रैंक करने वाली जब मैं चेक करता हूँ तो पता लगता है 6 फाइलें हैं या 7 फाइलें। इसलिए मुझे रोबोट फाइल बनाने की ज़रूरत है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो वो क्या करेगा? पूरी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू कर देगा। तो जब वो पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा और उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा और वो असल में फ़ाइल तक पहुंचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से मेरी इंडेक्सिंग होनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो सही तरह से स्कैन भी नहीं हो रहा, यानी मैं स्क्रॉल ही नहीं हो रहा, मैं इंडेक्स कैसे होऊंगा? इसलिए रोबोट्स फाइल बनानी ज़रूरी है ताकि हम डायरेक्ट उसको उस जगह पे लेकर आएँ। रोबोट्स का जो क्राउलर का जो एक टाइम होता है किसी भी वेबसाइट पर आने के लिए, उसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। क्राउल का जो टाइम होता है, क्राउलर का जो टाइम होता है किसी भी वेबसाइट पर आने के लिए, उसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। क्राउल बजट मीन्स क्या मतलब हुआ क्राउल बजट का? कि भाई क्राउलर ने आपकी वेबसाइट में कितनी देर के लिए यहाँ तक समझ में आ गई बात की? अब अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि हमने ये चेक करना है कि भाई रोबोट्स फाइल चेक कैसे होगी। मतलब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, एक बंदा मुझे कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो। अभी ये देखें ये जो चीज़ें मैं चेक कर रहा हूँ, मैं क्या चेक कर रहा हूँ? टाइटल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, कीवर्ड बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, मेटा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, हेडिंग स्टाइल्स हैं कि नहीं है, इमेज ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज स्टेप्स कॉल्ड एसईओ ऑडिट। मेटा साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, यानी मैंने सबसे पहले क्या करना है? एसईओ ऑडिट करना है। जैसे आप लोगों की पहली क्लास होती है तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि हाँ भाई क्यों कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, क्या किया हुआ है ना, पूछता हूँ ना मैं पहले। जिन्होंने ओरिएंटेशन अटेंड की होगी पहले दिन की, उनसे मैंने ये सवाल ज़रूर किया होगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि आप क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात है। अब हम ये देखते हैं कि भाई चेक कैसे होगा। चेक करने लगे, मैं इधर आया और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ
किसी भी वेबसाइट को देख लेते हैं, पहले प्रोफेशनल किचन को ही देखते हैं। हाँ, ये तो वेबसाइट है ना, पहले मैं इसको वैसे ही खोल देता हूँ, उसके बाद में, ताकि आपको पता लगेगा कि असल में कैसे आना है। प्रीवियस क्लास में हमने साइट मैप देखा था, कौन बताएगा कैसे देखा था? कैसे देखा था? मिसाल के तौर पर इसी फाइल की ये वेबसाइट है, मैं आपसे कहूँगा भाई मुझे इस वेबसाइट का साइट मैप देखना, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसकी रिपोर्ट फाइल, ठीक है, robots.txt लाइक दिस। मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि है कि नहीं है, लिख के एंटर करें। है, अच्छा, और किसी और की भी देखते हैं। ये 404 लिखा ना इतना बड़ा, ये भी एसईओ का एक्सटेंडेड है, ये भी आपका अगले लेक्चर में ये भी आएगा कि ये क्या होता है। हाँ, तो आप पता रहेगा कि नहीं बनी हुई ना इसकी। चलो ये क्लियर हो गया। अब बनाना कितना आसान काम है भाई, रोबोट फाइल बनाने लगे ना, किसी भी फाइल को उठाएं, स्टैंडर्ड ही है ना। अभी मैं आपको ये सारे स्टैंडर्ड बताने, मैंने इसे कॉपी किया, नोटपैड में गया, यहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिए, बन गई। नहीं अभी नहीं, कुछ थोड़ा सा चेंज होना है, थोड़ा सा हमने अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, अब मैं इस फाइल को आपको समझाने लगा हूँ कि रोबोट्स की फाइल के अंदर जो हम डायरेक्टिव दे रहे हैं वो डायरेक्टिव्स हैं क्या, मतलब वो क्या मैसेज दे रहे हैं। पहला डायरेक्टिव क्या है, यूजर डैश एजेंट। यूजर डैश एजेंट का क्या मतलब होता है? यूजर डैश एजेंट का मतलब है सर्च इंजन, क्राउलर्स, ठीक है। यूजर डैश एजेंट का मतलब क्या हुआ? क्राउलर्स, यानी यहाँ पर मैं क्राउलर्स की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ कि इसे क्या कहते हैं, समझाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, क्राउलर्स। ये यूजर डैश एजेंट क्या हैं? क्राउलर्स हैं। अब मैंने क्या कहना है इसको, मैंने कह रहा हूँ भाई सारे क्राउलर्स जो हैं, भाई अच्छी बात है ना, सारे करें भाई, मुझे क्या जरूरत है कि याहू ना करे या एमएसएन ना करे। बेशक हमारा टारगेट गूगल है, लेकिन हम मना तो किसी को नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? स्टैटिक, ये क्या है? ये एक वाइल्ड कार्ड है, ये हर प्रोग्राम में होता है। अगर आप कोई और टूल भी यूज़ करें ना, वर्ड, एक्सेल, कोई भी यूज़ कर रहे हो, तो वाइल्ड कार्ड को हम यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टैटिक लगाया, इसका क्या मतलब हुआ? ऑल, यानी सबको रिप्रेजेंट कर दिया उसने, यानी हम मेंशन नहीं कर रहे कि भाई गूगल का ही होगा सिर्फ, ठीक है, ऑल। पहला डायरेक्टिव समझ में आ गया। यानी आपने जब रोबोट की फाइल बनानी है तो सबसे पहले क्या लिखना है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक। एक बात बता दी, क्या बताया? कि सारे क्राउलर्स को क्रॉल करें, ठीक। दूसरी बात, अलाउ कॉलन। अच्छा, अलाउ कॉलन का क्या मतलब है? कि भाई सब अलाउ कर रहा हूँ। अब इसका एक तरीका क्या है? इसका एक तरीका ये है कि अलाउ में मैं वो चीज़ें बताऊँ जो नंबर ऑफ फाइल्स हैं, या डिस अलाउ में वो चीज़ें बताऊँ जो कम है, ठीक है। सो मैंने लिखा अलाउ कॉलन, इतने मैसेज का तो मतलब है सब अलाउ है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है उसका क्या मतलब है? दिस अलाउ कॉलन, और आगे मैंने क्या लिख दिया? CGI बिन, फिर मैंने लिखा टेम्प, फिर मैंने लिखा, समझ में आ रहा है? फोल्डर्स के नाम बता रहा हूँ कि भाई ये CGI बिन का जो फोल्डर है इसे अलाउ नहीं करना, टाइम के फोल्डर को अलाउ नहीं करना, वीडियोस के फोल्डर को अलाउ नहीं करना, और ये फोल्डर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ, यूँ लिखूँ और इसके आगे लिखूँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये, अब मैंने एकदम उसे कह दिया फोल्डर को डिसअलाउ नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को डिसअलाउ। समझ में? यानी अगर हम पाथ में फाइल, अगर मैं कहना चाहूँ कि इस फोल्डर में एक फाइल है उसे डिसअलाउ कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि फोल्डर की जो बाकी की फाइलें, अगर इसमें और फाइलें हुई तो वो डिसअलाउ नहीं हो रही। इसी तरह मैं इधर आकर कहूँ टेम्प में आ जाए,
इसका क्या मतलब हुआ? मैं कह रहा हूँ इसको डिसअलाउ कर दो, मतलब बाकी की टाइम के अंदर अगर कुछ पड़ा हुआ है उसे डिसअलाउ। इसका मतलब पता क्या लगा हमें कि चाहे तो फोल्डर को डिसअलाउ कर दें, चाहे तो फाइल को कर लें, और अगर फाइल को करना होगा तो पाथ बताना पड़ेगा, यानी उसका नाम भी बताना पड़ेगा जिसको आप डिसअलाउ करने लगे। ठीक है, अब आप ये नोट किए, आपको इसका पर्पस पता लगा होगा टाइम का फोल्डर मैंने बनाया क्यों है सर। टाइम का फोल्डर मैंने इसलिए बनाया कि मैं किसी एक क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, अब मैं उसकी वेबसाइट पे काम करने लगा हूँ, आज उसका डाटा था, इंडेक्स की फाइल अपलोड हुई है, फाइन। 2 दिनों के बाद क्या किया उसने, कुछ चेंजेस किए अपनी वेबसाइट में। मुझे कहता है कि भाई अब आप यूँ करो, इसको चेंज कर दो, ये तस्वीर चेंज कर दो, ये टाइटल चेंज कर दो, ये कंटेंट भी थोड़ा सा नया ऐड कर दो। अब मैंने क्या करना है, ये ना हो कि 4 दिनों के बाद मुझे कहेंगे वो जो पुराने वाला था वो वापस ले आओ। मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बना लूँगा अपने पास, और उसके अंदर उसकी जो पुरानी इंडेक्स फाइल है उनको रखना शुरू हो जाऊँगा डेट वाइज, ताकि अगर कल को मुझे वापस पीछे वाली तारीख पर जाना पड़े तो मैं उस पर भी जा सकता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एग्जांपल यहाँ पर होगी। जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ ना, मैं उसी की दिखाने लगा हूँ। सोफा वाले पे कर रहे हैं आजकल काम। ये देखें, एक फोल्डर बनाया हुआ मैंने, उसका नाम क्या रखा हुआ है, इंडेक्स बैकअप्स। मैंने अपने हिसाब से सारी फाइलें रखी हुई अपने पास, ताकि अगर मुझे कल को वो कुछ कहता है कि भाई वो वाली फाइल वापस कर दो, उस स्टेट पे ले आओ मेरी वेबसाइट वापस, तो मेरे पास इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। सो आप जब भी चेंजेस करें तो पुराने डाटा, किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो पुराना डाटा भी अपने पास है। ठीक है, यानी कि पुरानी इंडेक्स फाइल भी रख रहा हूँ ना। पुरानी इंडेक्स फाइल पे हो सकता है पैराग्राफ कुछ और लिखा हो सकता है तस्वीरें कुछ और हो सकता है उसने मोबाइल नंबर ही चेंज कराया हो, बाद में क्या नहीं भाई वापस वही वाला मोबाइल नंबर कर दो मेरा जो पहले वाला नंबर था। सो ये इसका पर्पज़ हो सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यही मैंने सर्वर पे रखा हुआ है इंडेक्स बैकअप्स का फोल्डर, तो इसे तो स्कैन नहीं कराना, ये तो मेरे लिए है ना भाई, ये तो मैंने अपनी मेमोरी के लिए रखा हुआ है, तो इसको तो क्राउलर को तो नहीं कहूँगा कि इसको भी आकर स्कैन करो। टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना क्राउलर का, एक्चुअल असल चीज़ों को वो स्कैन ही नहीं कर पाएगा। सो ये इसका पर्पज़ था। आ जाए वापस, कोई ऑप्शन नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं जी क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जादूगर हूँ। ठीक है, तो कहेगा आपको जादूगर होना चाहिए। ठीक है, एक तरीका ये होता है वैसे कि जब आप किसी वेबसाइट को अपलोड करते हो ना, तो उसके बैकअप्स बन रहे होते हैं ऑनलाइन होस्टिंग में, लेकिन वो भी बैकअप में लिस्ट आ रही होगी कि भाई ये पिछले महीने का बैकअप है, ये उससे पिछले महीने का बैकअप है, तो उसे डाउनलोड करके फिर हम ट्राई कर लेंगे। लेकिन आपको बैकअप ज़रूर लेने चाहिए अपनी वेबसाइट के। ठीक है, और उनको सेव करना चाहिए, और सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं अपनी ड्राइव पे सेव करना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पे सेव करें और आपके एक विंडो उड़ जाए, गया ना सब कुछ। लेकिन अगर जैसे मैं आपको डाटा भेजता है, वेबसाइट भेजी है ना मैंने आपको, ड्राइव से भेजी है ना, तो ड्राइव का क्या फ़ायदा है कि कल को मेरी लैपटॉप बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगी तो मेरा सारा डाटा ड्राइव के ऊपर सेव है, मैं उधर से रिस्टोर कर लूँगा। तो अपना डाटा हमेशा गूगल ड्राइव पे रखें। गूगल ड्राइव ख़त्म हो जाए तो एक जीमेल अकाउंट और बना लें। ठीक है, उसकी ड्राइव यूज़ करना शुरू कर दें। मल्टीपल 10 जीमेल होंगे तो कितनी सारी स्पेस हो गई, 5 जीमेल्स होंगे तो स्पेस फिर बढ़ जाएगी आपकी। सो बैकअप्स रखें अपना, और रखें ड्राइव के ऊपर। और सिर्फ ड्राइव ही नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ड्रॉप बॉक्स है, बड़े क्लाउड ऑप्शन हैं। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स की एक ऑप्शन होती है, ड्रॉप बॉक्स का ऐप इंस्टॉल कर लें, उसमें भी आप कर सकते हो। किधर गए जी हम? इसको तो बंद कर दें, इस पर आ जाए वापस। डिसअलाउ को भी समझ में आ गई कि किस किस फोल्डर को डिसअलाउ करना है। ये जिस फोल्डर का मैंने नाम लिखा हुआ है ना, ये होस्टिंग में एक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है, एक स्टैंडर्ड फोल्डर होता है होस्टिंग के अंदर, जो सिस्टम फोल्डर कहलाता है। तो अगर ये सिस्टम फोल्डर मेरी होस्टिंग में पड़ा हुआ है तो इसमें तो मेरी वेबसाइट की एसईओ का तो इससे कुछ लेना देना नहीं है ना। सो मैंने कहा भाई इसको ना करो, कि वो होस्टिंग ने अपने लिए बनाया हुआ है, क्योंकि होस्टिंग का भी तो अपना एक सॉफ्टवेयर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका अपना है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या ऑप्शन आ रही है, चौथे नंबर पर साइट मैप। प्रीवियस क्लास में हमने साइट मैप बनाया, अब आपने यहाँ पर आकर बता दिया HTTPS। देखें ज़रा, पूरी वेबसाइट का नाम लिखा /sitemap.xml, और यहाँ पर आकर आपने अपनी साइट मैप को भी मेंशन करना है लाजमी।
और यहाँ पर क्या आएगा, इससे पहले वेबसाइट का नाम। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है, ये नहीं है, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इधर से ही तो उठाया था ये, है ना। तो मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है ये वाली, तो इसका साइट में बन गया, बस रोबोट्स की फाइल तैयार। मैं कह रोबोट्स की फाइल तैयार हो गई है। फ़र्क क्या होगा, हर दफ़ा अलाउ डिसेल होगा। मैं क्या अलाउ डिसेल होगा, फ़र्क हो सकता है, और साइट मैप का फ़र्क हो सकता है। और ये साइट मैप लाजमी लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट्स की फाइल से पहले क्या बनेगा, साइट मैप बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पर सेव होगी रोबोट्स की फाइल और साइट मैप, इंडेक्स के साथ ही सेव। आप इसको सेव कैसे करना है ये देख लेते हैं। हाँ, ये क्या, इसका नाम फिक्स है, जैसे साइट मैप की फाइल का नाम फिक्स था, उसी तरह इसका नाम भी फिक्स है। क्या नाम है, बताओ यार, घंटे से मैं बोल रहा हूँ, आधे घंटे से बोल रहा हूँ, आप बताएं ना नाम, इस फाइल का क्या नाम है। ये जो फाइल बना रहे क्या हो गया, इतनी देर से भूल ही जा रहे हैं नाम बार बार आप भी। नहीं, इस फाइल का नाम क्या है जो बना रहे हैं, रोबोट्स फाइल, पूरा नाम है, पूरा हाँ, robots.txt। और देखिए हम नोटपैड में है ना, तो अब हमें एक्सटेंशन देने की तो कोई जरूरत नहीं। हम फाइल का क्या, क्योंकि नोटपैड तो वैसे ही टेक्स्ट एडिटर है, और इस दफ़ा, सिर्फ इस दफ़ा हमें टेक्स्ट फाइल चाहिए। हम क्या नाम रखेंगे फाइल का, रोबोट्स, बस। एक्सटेंशन तो वो खुद ही रख देगा उसकी, लेकिन जो एंड रिजल्ट में हमारे पास फाइल आएगी वो क्या होगी, robots.txt। यहाँ आकर मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ जी। कहाँ पे सेव करना है इसको, जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी होगी बेशक वहीं पे रख लें, ताकि जब आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करें तो साथ में साइट मैप भी चला जाए और साथ में रोबोट्स भी चली जाए। तो यहाँ आया, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या लिख दिया जी, यहाँ पे रोबोट्स लिखने की जरूरत नहीं, .txt। मैं क्या .txt ना लिखे, क्योंकि फिर क्या नाम होगा, robots.txt, क्योंकि वो जो robots.txt वो नाम है आपका, तो आपने robots.txt नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है रोबोट्स। तो नीचे ऑटोमेटिक आ तो रहा है txt, खुद ही txt हो गई है। कहते अभी डेस्कटॉप पे पहले भी पड़ी है, ओके देखें जरा, पड़ी है। आ गई। इसको कहाँ रखना है मैंने, जहाँ वेबसाइट है। साइट मैप को कहाँ रखना है, जहाँ पर वेबसाइट है। साइट मैप की फाइल कैसे बनी थी, साइट मैप जनरेटर से बनी, डाउनलोड हुई, मैं अपने पास ले आया। दूसरी फाइल कैसे बनी, ये वाली फाइल कैसे बनी, ये तो जनरेटर से नहीं बनाई मैंने। रोबोट्स की फाइल जनरेटर से भी बन जाती है, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है। किसी की भी मैंने पकड़ ली ना फाइल, समझाने के लिए आपको। अब तो आपको पता लग गया कि कितने डायरेक्टिव्स दिए हैं मैंने। पहला क्या डायरेक्टिव था, शाबाश, पहला डायरेक्टिव क्या था, गुड, यूजर डैश एजेंट। पहला डायरेक्टिव था कि भाई कौन कौन से क्राउलर्स, स्टैटिक लगा दिया सारे क्राउलर्स। दूसरा डायरेक्टिव था अलाउ कॉलन। तीसरा डायरेक्टिव था दिस अलाउ, ठीक है। अच्छा, अब जरा एक काम करें, तो एक स्टूडेंट जाएगा मुझे नीचे से पानी ला कर देगा, तबीयत मेरी ऐसी हो रही है, नीचे से ग्लास लेके ना एक गिलास पानी लेना। आप आए फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना। और हमने क्या किया था इससे पहले, सर्च कंसोल पढ़ा था। अब जरा सर्च कंसोल में मैंने आपसे कहा था ना, वहाँ पे साइट मैप भी आपको दिखाया था। वहाँ से जाकर अब आपको मैं दिखाता हूँ कि साइट मैप, उस जगह पे जाकर देखते हैं कि वहाँ से साइट मैप को कैसे वेरीफाई करें। लेकिन आपने क्या करना है, साइट मैप को अपलोड भी करना है। आपने सर्च कंसोल की वीडियो देखी थी ना, आपको कल मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर भेजूँगा, जिसमें मैं आपको ये भेजूँगा, बनाकर भेजूँगा कि वेबसाइट को अपलोड कैसे करते हैं और सब डोमेन कैसे बनाते हैं सी पैनल में। ठीक है, सी पैनल में आप सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं सब डोमेन बनाकर उसमें वेबसाइट लाइव करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि सी पैनल में सब डोमेन कैसे लाइव होती है, बनती कैसे, पहले बताऊंगा बनती कैसे है, फिर उसके अंदर वेबसाइट कैसे लाइव होती है। ठीक है, ये भी आपको, क्योंकि ये काम आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास होस्टिंग हो। अगर आपके पास
ये ऐसे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको जब दे दूंगा तो आप अगर इन टच ना रहें तो उनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से हम कौन सा काम करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा। अब मैंने ओपन करना है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल बनाया था ना हमने। हाँ, बनाने की वीडियो भेजी थी, वो भी देखी थी ना। कैसी थी? मुश्किल काम था कि आसान था? एक जनरेट आया, कोड आया था ना, उस कोड को जाकर सिर्फ वेबसाइट पे लगाया था और वेरीफाई किया था। लेकिन उस वेबसाइट को लाइव होना ज़रूरी है, चाहे वो सब डोमेन में हो चाहे वो डोमेन में हो। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैं कोड जनरेट करूँ और वो वेबसाइट मेरी लोकल है तो वो तो नहीं उसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है ना भाई, कोई बाहर से बंदा भी कर सकता है ये काम। उसने असल में चेक यही करना था कि आपके पास होस्टिंग है कि नहीं है, चेक ये करता है वो। अब मैं यहाँ पर आकर सर्च कंसोल में जा रहा हूँ, तो यहाँ आकर मैंने लिख दिया सर्च कंसोल। ठीक है, इस पे चलें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्च कंसोल में साइट मैप को कैसे देखते हैं। और सर्च कंसोल में अगर मैंने रोबोट्स को चेक करना हो कि रोबोट्स अलाउड हुआ है कि अलाउड नहीं हुआ, वो भी बताता हूँ। ये जी कौन सी वेबसाइट है? ये वाली आ गई है, फाइन। तो चेक करते हैं इसका साइट मैप है। ये साइट मैप में गए, यहाँ याद रखना है आपने, फिर मैं बता रहा हूँ, याद रखना है कि यहाँ पर आपने उस वक्त आना है जब आपने साइट मैप को अपलोड कर लेना है। अपलोड किए, ये नहीं साइट मैप जनरेट करने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइट मैप जनरेट किया वो तो आपके लोकल कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। आपने जब उसे अपनी होस्टिंग में अपलोड किया ना, कि आप लोगों को कोशिश करूँगा कि कल एक वीडियो बनाकर भेजूँ कि सी पैनल में डोमेन बन कैसे बनाते हैं और वेबसाइट को कैसे अपलोड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल आपने प्रीवियस जो लेक्चर देखा है वो आपने यही देखा ना कि अपलोड तो मैंने डोमेन अपनी साइट पे की थी। तो अगर मेरे पास डोमेन या सब डोमेन होगी तो ही पॉसिबल है, उसके बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो इधर आगे देखिए, यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा, नहीं शो कर रहा ना इसकी। चेक करते हैं इसकी है कि नहीं है साइट मैप। मैंने लिखा साइट मैप डॉट। अब 2 वजह बातें हो सकती हैं। या तो कल तक अगर मैं पता लग जाए, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसका साइट मैप अपलोड कराया हुआ है कि नहीं कराया हुआ, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, आई थिंक सो कि इसका साइट मैप नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम दूसरी पे चले जाते हैं। हाँ, इस पे आ जाए जिसको हम अभी देख रहे थे। इसकी तो थी ना, रोबोट्स भी थी, साइट मैप भी कल देखा था हमने। ये देखें, शो भी कर रहा है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं कब किया हुआ उसने। लास्ट 17 मई को किया हुआ है। मैं दोबारा से आता हूँ। हो गया, कैरी हो सक्सेसफुली। डेट चेंज हो गई। क्या कहता है लास्ट रीड, उसने रीड कब किया था और सबमिट कब हुआ। ये हो गया सब साइट मैप चेक करने का तरीका। ठीक है, कि साइट मैप ठीक हमारा लगा हुआ, जैसे भी आपने देखा ना, उसमें उसने पकड़ लिया ना, तो मुझे पता लग गया कि उसका साइट मैप नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसका साइट मैप बनाकर अपलोड करूँगा वहाँ पे। और मैंने आपको एक वर्डप्रेस की वीडियोस भी शेयर की है, एक पूरी प्ले लिस्ट शेयर की है। ठीक है, उसके बाद मैंने आज एक फ़ोल्डर भी शेयर किया शायद आपसे, जिप फाइल भी शेयर की है। तो वो आपको खुद समझ नहीं है मैंने क्यों शेयर किया है। जिप फाइल समझ में आइए क्यों शेयर की है। जिसने पहले 2 लेक्चर्स देखे होंगे ना, उसको समझ में आएगी कि मैंने जिप फाइल क्यों शेयर की है। मैं बताऊँगा नहीं मैंने क्यों शेयर किया, पहले 2 लेक्चर्स सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने वो जिप फाइल क्यों शेयर किया। जो 2 लेक्चर्स पहले हैं, बेसिकली वो पहले 2 लेक्चर्स वर्डप्रेस लोकल इंस्टॉल करने का मेथड है। तो वो जो फाइलें हैं ना जिन्होंने इंस्टॉल होने हैं, वो जिप फाइल में दोनों पड़ी हुई हैं। 2 फाइलें हैं, एक सर्वर है और एक वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है। तो आपने वीडियो देखनी है कि मैं पहले क्या इंस्टॉल करता हूँ, और उसके बाद आपने उसको अनजिप करना है, तो वो दोनों आपके पास खुल के आ जाएंगे। और उसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपने कैसे करना है। और उसके बाद
जैसे भी मैंने आज साइट में पढ़ाया, मैंने सर्च कंसोल पढ़ाया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कैसे हो रही हैं, वो छोटी छोटी वीडियोस लेक्चर्स में है। और मेरे हाल 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है सिर्फ। ऑन साइट एसईओ की भी एक वीडियो है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ आपने कैसे करनी है, उसको आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्राउलर चेक करने जा रहा हूँ उसका वो उसको चेक करने का ना ज़रा टेक्निकल तरीका है, वो क्या है? रोबोट्स जी, देखिए ये लिखा हुआ आगे, रोबोट टीएक्सटी टेस्टर ऑनलाइन, इस पे क्लिक करें। आगे अब आपको मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है। पढ़ें क्या लिखा हुआ है, वेब मास्टर्स। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है सर्च कंसोल की। सर्च कंसोल का जो पहला नाम था ना, जैसे मैं कहता हूँ ना गूगल एड्स, और उससे पहले मैं कहता हूँ गूगल एडवर्ड्स था। जब मैं कहता हूँ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो मैं कहता हूँ उससे पहले गूगल माई बिजनेस था। इसी तरह जो सर्च कंसोल से पहले वाला वर्जन था ना, डैट इज़ वेब मास्टर्स, वेब मास्टरिंग टूल्स। सो उसमें इस तरीके से चेक करते थे, तो उन्होंने अभी तक इसको टेस्ट करने का यही तरीका रखा हुआ है। हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ आगे नीचे, ओपन। देखिए सर्च कंसोल से बाहर है, हम पुराने वर्जन में चेक कर रहे हैं ये चीज़। आ गया। अब उसने लेकर आया वेबमास्टर में, कहता है क्या ये सर्च कंसोल, कहता है यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी चेक करो। किसको करना है भाई, इसको। सिलेक्ट कर ली मैंने प्रॉपर्टी जी, आ गया। कहता है ये आपकी रिपोर्ट फाइल है, ये ऑनलाइन चेक करके मुझे दे रहा है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सी लाइव रिपोर्ट्स। यहां से उसने ये भी दिखा दिया हमें। ये भी एक चीज होगी हमारे पास। हाँ, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट करने लगूँ अब मैं किस चीज के लिए, कि कहीं ब्लॉक तो नहीं हुई। हाँ, इधर आए और यहाँ आकर लिख दिया मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, गूगल बोट। गूगल बोट है जो हमारा क्राउलर है गूगल का। और टेस्ट क्या लिखा हुआ है, मतलब क्राउल हो रहा है। अगर ना हो रहा होता तो यहाँ पर डिसअलाउ लिखा हुआ कि गूगल इसको डिसअलाउ कर रहा है। अगर गूगल इसे डिसअलाउ कर रहा होता फिर मैं देखता कि मुझे क्या करना है, मैं चेक करता जाकर कि मैंने कहीं गलती से डिसअलाउ तो नहीं किया हुआ। अच्छा, अभी इधर है, इधर इसमें आगे वापस ये क्या लिखा है जी, URL इंस्पेक्शन। ये वेबसाइट है हमारी, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिएगा जरा, मैं नई चीज़ें बता रहा हूँ। गूगल इंडेक्स, रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब क्या हुआ, गूगल इंडेक्स हुई है मेरी, सपोज कर रहा हूँ मैं, लिखा है URL इज ऑन गूगल। मगर मुझे ऐसा अब लग रहा है, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने डाटा कुछ रिफ्रेश किया, यानी मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस किए हैं। इसका मतलब क्या है, क्रोलर आएगा तो ही देखेगा ना। एक तो क्रोलर उन वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली जाता है जिनमें डाटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो जिसमें डाटा कभी कभी चेंज होता है तो इसने उसी हिसाब से उस पर विजिट्स रखे होते हैं क्रोलर ने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने चेंजेस किए। ये क्या लिखा है, रिक्वेस्ट इंडेक्स। इसका क्या मतलब है कि मैंने उसे कहा कि भाई ज़रा दोबारा से इंडेक्स करो। इसने मुझे अब दोबारा से इंडेक्स करके बताना है। क्या बताना है उसने, कि भाई अब मैं दोबारा से इसको इंडेक्स करने लगा। अब ये मैंने उसको एक रिक्वेस्ट भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं है, आपने ये नहीं समझना कि फौरी तौर पर इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फौरी तौर पर इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि इसको रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो वो प्रायोरिटी पे आपको ले आएगा। ये कुछ टाइम कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कहता है ये टाइम ज़्यादा भी लग जाता है और कम भी लगता है इसमें। अभी जवाब आता है इसका, क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड
अब कहता है कि भाई आप ये ना समझे कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करने की ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तो आप मेरे पीछे ही पड़ जाए। हाँ, अभी मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, फिर 5 मिनट के बाद एक और भेज दूँ कि भाई शायद 10-15 रिक्वेस्टें इकट्ठी भेजूँगा। बिजली गई है ना, सब लोग फ़ोन करते हैं तो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं कि जल्दी से ठीक करते हैं। एक बंदा फ़ोन करे तो उन्हें होता है कि नहीं ये अकेले की बिजली ख़राब हुई है। इस तरह करेंगे तो कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आप 10 रिक्वेस्ट भी भेजेंगे ना तो मैं उसको आपकी एक ही रिक्वेस्ट कंसीडर करूँगा, इसलिए आप मुझे बार बार अब रिक्वेस्ट ना भेजिएगा। आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी, फाइन, अब आपने मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, ठीक है। चलें जी, ये हमारा हो गया ख़त्म। आज मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, इधर रोक देते हैं लेक्चर को, यहाँ पे रोक लेते हैं।